Hello students, welcome again. We are here for our new lecture that is speed control of DC motor. इसके पहले जैसे हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर हमारे प्रीवियस टॉपिक है डेट इज आर पर्टिकुलर स्टार्टिंग कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। वहाँ पर हमें अलग दो तरह के हमने स्टार्टिंग मेथड्स पढ़ी थी, 3 पॉइंटर स्टार्टर एंड 4 पॉइंटर स्टार्टर। वैसे भी मैं आपको आपके पर्टिकुलर लैब में बता चुका हूँ किस तरह से विदाउट आपके स्टार्टिंग कंट्रोल के आपकी मशीन्स के अंदर हेवी इंटरेस्ट करंट किस तरह से फ्लो होता है और किस तरह से हमारी मशीन जब रेटेड कंडीशन में पहुंच जाती है कोई भी शंट मोटर आपकी, तो किस तरह से वापस करंट की वैल्यू आपकी 0 एम्पियर और 1 एम्पियर के आसपास पहुंच जाती। तो इसी चीज को एक्सप्लेन मैंने आप लोगों को प्रीवियस वाले आपकी वीडियो लेक्चर से मैंने आपको कंप्लीट किया था ऑनलाइन लेक्चर्स के अंदर, और इसी का ही नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर पढ़ा रहा हूँ। वैसे कि हम लोगों ने इसके 3 पॉइंटर 4 पॉइंटर स्टार्टर में दोनों के अंदर जो मेन डिफरेंस देखा था कि आपकी जो होल्ड ऑन कॉइल और आपकी जो फील्ड कॉइल थी, ठीक है, वो दोनों आपस में आपकी सीरीज में थी 3 पॉइंटर स्टार्टर में, जिस कारण की आपकी जब आपकी फील्ड कंट्रोलिंग मेथड हम आगे इस्तेमाल करेंगे, जब हम सीरीज के अंदर आपको जो फील्ड है उसकी वैल्यू हम बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, तो आपको जो फील्ड करंट वो रिड्यूस होगा, जिस कारण की जो होल्ड ऑन करंट के ना जो करंट आ रहा है वो रिड्यूस होगा, जिस कारण की आपको जो पॉइंटर है वो आपको वापस ऑफ पोजिशन पर चल जाएगा। इस चीज को हमने सुधार के आपके 4 पॉइंटर स्टार्टर में करा है, जहां पर कि हमने हमारी फील्ड वाइंडिंग और होल्ड ऑन कॉइल को आपस से पैरेलल कर दिया है। और हमने बेसिकली स्टार्टिंग मेथड जो हमने पढ़ी है हमारी डीसी मोटर की, इसमें ये देखा है कि हमारा इनिशियली हम चाहते हैं कि हेवी और या फिर लार्ज करंट हमारा मिले हमें इनिशियल स्टार्टिंग के अंदर, कहाँ पर आर्मेचर के सीरीज में, और हम चाहते हैं कि फील्ड के अंदर बहुत ही कम रेजिस्टेंस दिखाई दे, और जैसे जैसे हमारी मोटर की स्पीड बढ़ती जाए फील्ड के अंदर रेजिस्टेंस बढ़ता जाए और आर्मेचर का रेजिस्टेंस घटता जाए। ये चीज हम लोग वहां पर देखते रहे थे, और हमने कहा था जिस तरह से जैसे हमारी मशीन शंट मोटर हमारी रेटेड स्पीड पहुंच गई थी, हमने हमारा पोजीशन, हमारा जो पॉइंटर का पोजीशन है वो हमने होल्ड ऑन कॉइल के पास पहुंचा दिया था, जिस कारण की सॉफ्ट टर्न जो होल्ड ऑन कॉइल ने उसको अट्रैक्ट करके रख दिया था। ठीक है, इसी चीज को कंटिन्यूएशन पार्ट जो हमारा प्रीवियस पार्ट का उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसी लेक्चर में, डेट इज स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। जब हम लोग बात कर रहे थे स्पीड कंट्रोल वेरिएबल की, तो हम लोग आप लोगों से पिछली बार मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया था कि किस तरह से हम लोग हमारी सीरीज मोटर और शंट मोटर को इस्तेमाल करते हैं हमारी वेरियस इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स के लिए, जहां पर कि आपको वेरिएबल स्पीड चाहिए होती है, आपको स्पीड का वेरिएशन चाहिए होता है, रेटेड स्पीड से ज़्यादा है, रेटेड स्पीड से कम। जैसे आपकी लैब के अंदर आपकी 1500 आरपीएम की मोटर है, तो आपको उसकी स्पीड को 3000 आरपीएम तक लेके आना है, या फिर उसकी आरपीएम को 100 आरपीएम तक ले आना। तो ये पॉसिबल by using particularly this shunt motor और योर सीरीज मोटर। हम इस चीज का डिस्कशन करेंगे कि हम किस तरह से इस तरह के स्पीड कंट्रोलेबल वेरिएबल ला सकते हैं। तो जब हम लोग बात करें किसी भी सीरीज मोटर का, ये आप लोगों ने इक्वेशंस देखी थी, हम लोगों ने बात किया था, जो स्पीड है, स्पीड इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज डिवाइडेड बाय K5, जिसको हम बोलते हैं हमारी नो लोड स्पीड है, माइनस एक और हमारी इक्वेशन थी RA डिवाइड बाय K5 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिकल टॉर्क। इस इक्वेशन को हम लोग हमारी सेकंड वाली इक्वेशन से भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, इट इज ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस डेल ओमेगा। इट मीन्स हमारी जो ओरिजिनल स्पीड है, जो हमारी किसी करंट स्टेट में स्पीड आ रही है, वो चेंज होगी जैसे हमारा वेरिएशन होगा डेल ओमेगा के अंदर। इट मीन्स यहाँ पर हम चेंजेस जो करा सकते हैं किसी भी मोटर की स्पीड के अंदर वेरिएशन ला सकते हैं, वो दो तरीके से ला सकते हैं। पहला तरीका हमारा तो ये हो सकता है कि हम लोग हमारी स्पीड का आर्मेचर रेजिस्टेंस वेरी कर दें, पहला तरीका, और दूसरा इस सिस्टम का हम आपका फ्लक्स कंट्रोल करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो डेल की वैल्यू आपके पास है, ओमेगा डेल की वैल्यू है, इसको कंट्रोल करने के लिए पहले तो दो तरीके आप लोगों को मिलेंगे कि फर्स्ट यूजिंग द आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल एंड सेकंड कंट्रोल इज K5 व्हिच इज नथिंग बट आवर फ्लक्स कंट्रोल। तो हम यहाँ पर जो आपकी दो तरह की मोटर को कंट्रोल करेंगे, शंट मोटर और सीरीज मोटर, तो हम देखेंगे किस तरह से इन मोटर्स को हम बाय यूजिंग द वेरिएशन ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस फ्लक्स से कंट्रोल कर सकते हैं। और तीसरा एक और तरीका है जिससे कि हम इस पर्टिकुलर स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग द टर्मिनल वोल्टेज कंट्रोल। इसमें भी यहाँ पर देख सकते हैं कि हम इस सिस्टम में मान के चलें कि आपका कभी टर्मिनल वोल्टेज भी, कभी RA और Y की वैल्यू आपकी कांस्टेंट है सिस्टम के अंदर, तो आपका टर्मिनल वोल्टेज जब चेंज होगा तो भी आपका ओमेगा की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो। तो तीन तरह के हम लोग यहाँ मेथड्स देखेंगे स्पीड कंट्रोलिंग। फर्स्ट इज आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल, सेकंड इज फ्लक्स कंट्रोल और थर्ड इज टर्मिनल वोल्टेज कंट्रोल। तो इन तीनों मेथड्स को हम लोग यहाँ पर
इस पर्टिकुलर टॉपिक्स के अंदर हम कंक्लूड करेंगे। ओके, सो गोइंग टुवर्ड इट। फर्स्ट इज रेजिस्टेंस इन आर्मेचर सर्किट। जैसा मैंने कहा कि हम किसी भी आर्मेचर के अंदर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो स्पीड का जो ड्रॉप है ओमेगा डेल ओमेगा है वो हमारा इंक्रीज होता जाएगा, जिस कारण की मेरी मोटर की स्पीड डिक्रीज होगी दोनों के अंदर, आपकी सीरीज मोटर के अंदर भी और शंट मोटर के केस के अंदर भी। जब हम टर्मिनल वोल्टेज कंट्रोल करेंगे या आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल करेंगे तो आप यहाँ ध्यान दोगे कि एज द डब्ल्यू ओमेगा एज द डब्ल्यू वी टी विल बी एज द रिड्यूसिंग ऑफ आर्मेचर वोल्टेज ऑफ मोटर विल बी स्पीड, मतलब आप जैसे जैसे वीटी की वैल्यू को डिक्रीज डाउन करते जाओगे ओमेगा की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। ओके, एंड थर्ड केस विच इज आर फील्ड फ्लक्स कंट्रोल, जहां पर कि हम लोग कहेंगे कि फ्लक्स की वैल्यू को हम रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। इट मीन जो वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज फील्ड वाइंडिंग अगर उसको कम करने की कोशिश करें, जिस कारण की अब जो स्पीड है एज द फ्लक्स विल बी इंक्रीज, फ्लक्स विल बी as the speed will be increases whenever the flux will be decrease। और ये फ्लक्स कैसे रिड्यूस होगा, जब इसका जो फील्ड रेजिस्टेंस हम वो इंक्रीज करेंगे। तो हम यहाँ पर हम देखेंगे फील्ड रेजिस्टेंस कंट्रोल, जिस कारण की हमारी स्पीड बढ़ेगी दिखाई देगी आप लोगों को। तो तीन तरह की हम लोग यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर्स में। और जहाँ पर भी इस टॉपिक के बाद आफ्टर दिस टॉपिक कुछ कुछ जगह मैं आप लोगों को ट्यूटोरियल टॉपिक्स भी दूंगा सॉल्व करने के लिए, प्लस आपको कुछ एक ट्यूटोरियल का लेक्चर्स भी अपलोड करूंगा रिगार्डिंग दिस। जैसे आप लोगों को बता दूं, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक एज पर रिगार्डिंग तो एनी ऑफ द एग्जाम फिनोमेना, क्योंकि स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, क्योंकि इसकी जो रेंज है कंट्रोलिंग की वो बड़ी है। और मैं आप लोगों को कुछ पीएस मेमोरा के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जहाँ पर कि बहुत ही प्रैक्टिकल रूप से कुछ क्वेश्चंस के बारे में सवाल उठाए गए जिसको कि जानना बहुत ही जरूरी है। ओके, बिफोर स्टार्टिंग आप डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोलिंग फॉर अलग अलग मोटर की कंट्रोलिंग को पढ़ें, उसके पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन हमें जानना जरूरी। जैसे सबसे पहले है बेस स्पीड। हम लोग बेस स्पीड या जब रेटेड स्पीड की मैं आपको बात करूंगा तो इसका मतलब होता है कि इट इज स्पीड एट विच मोटर रन एट द टर्मिनल वोल्टेज एंड रेटेड फील्ड करंट। जब भी आपको बेस स्पीड की बात करूंगा इट मीन्स की मेरा जो मोटर है, शंट मोटर सीरीज मोटर है, उसका टर्मिनल वोल्टेज रेटेड वोल्टेज के ऊपर चल रहा है और उसका फील्ड करंट है वो रेटेड के ऊपर है। तो हम कहेंगे कि ये जो मेरी मोटर है इसकी नेम प्लेट रेटिंग के अनुसार चल रही है। एज्यूम के तौर पे एक छोटा सा एग्जांपल है कि एक मेरी मोटर है जिसकी स्पीड है 1500 आरपीएम, आपकी नेम प्लेटिंग पे दिया है कि वो 1500 आरपीएम की है, उसका वोल्टेज है 220। ओके, इसके अंदर 5 एम्पियर करंट एंड इट इज 0.4 हॉर्स पावर। ऐसी कुछ मशीन आपको दी हुई है। ओके, तो इट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हम 220 वोल्ट जब इस तरह की कोई भी डीसी या सीरीज मोटर या शंट मोटर को हम देते हैं और जब उसके अंदर से 5 एम्पेयर करंट फ्लो होगा इस पर्टिकुलर मशीन के ऊपर, तो रेटेड स्पीड जो फ्लो होगी उस समय कितनी होगी, 1500 आरपीएम होगी। इट इज अ नेम प्लेट रेटिंग, इट इज अ बेस स्पीड। जब हम कितना स्पीड वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे 220 वोल्ट का। सो एट द रेटेड टर्मिनल वोल्टेज एंड द रेटेड फील्ड करंट द स्पीड flowing through any series or shunt motor या कंपाउंड मोटर will it is base speed और rated speed। ठीक है, तो हर स्पीड मेरी रेटेड स्पीड नहीं होती, स्पीड वही मेरी रेटेड होती जो किसी रेटेड टर्मिनल वोल्टेज और रेटेड फील्ड करंट के ऊपर चलती है। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड हमारी डेफिनेशन है दैट इज अ स्पीड रेगुलेशन। स्पीड रेगुलेशन इट मीन्स कि हमारी जो रेटेड स्पीड है और जो हमारा चेंज इन स्पीड आई है, लेट अस जो अभी जैसा भी एग्जांपल लिया था सेम उसका एग्जांपल आपको दूं कि मेरी 1500 आरपीएम पे मेरी मोटर की रेटेड स्पीड है। ठीक है, और अब मैंने मोटर को फील्ड कंट्रोल या आर्मेचर कंट्रोल, मैंने कभी फील्ड कंट्रोल करके इसकी स्पीड को 1800 आरपीएम कर दिया है, या फिर मैंने आर्मेचर कंट्रोल करके स्पीड को 1100 आरपीएम कर दिया है। तो मेरा जो चेंज आ रहा है इस स्पीड के अंदर, ये यहाँ पर स्पीड का चेंज आ रहा है 300 और नीचे वाले के अंदर स्पीड का चेंज आ रहा है माइनस ऑफ 400। ठीक है, या फिर इसको प्लस 400 और माइनस 300 कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय आपकी स्पीड कितनी है 1500 आरपीएम, उसके अनुसार देख सकते हैं कि आपकी स्पीड में कितना रेगुलेशन आया। ओके, तो यहाँ से इज कट, इट मीन्स 1/5 एंड -1/5 into 100 and it is 100/100, 4/50 into 100।
ओके, सो इट कैन बी -20%। मतलब इसका रेगुलेशन पहले वाली कितना हुआ, जब हम फील्ड कंट्रोल कर रहे थे तो -20% का रेगुलेशन है। और ऊपर वाली कंट्रोलिंग मेथड की बात करें तो 3 × 20 तो 80/3, मतलब इट मीन्स बात करते हैं 80/3% का आपके पास स्पीड का रेगुलेशन है जब हम क्या कर रहे हैं, हमारी वोल्ट आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल करेंगे मशीन के अंदर। तो यहाँ से इस तरह से हम लोग यहाँ देखेंगे स्पीड रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है, व्हाट इज अ स्पीड रेगुलेशन फॉर्मूला? तो आपकी जो नो लोड स्पीड है, आपकी जो भी स्पीड आई है नो लोड के ऊपर, माइनस आपका जो भी चेंज स्पीड है आपकी, ठीक है, जिसको हम n1 से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, अपॉन आपकी नो लोड स्पीड, दैट इज कॉल्ड योर स्पीड रेगुलेशन का आपका एक फॉर्मूला होगा आपकी इस कंडीशन में। थर्ड आपकी जो मुझे डेफिनेशन समझानी, जो कि आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, और डीसी मोटर में जब भी हम लोग बात करेंगे या इंडक्शन मोटर में आगे आप लोग जब बात करेंगे तो ये टर्म दो इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट इज कांस्टेंट पावर ड्राइव मोटर में कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव मोटर। तो इसको डिफाइन इस तरह हम करते हैं कि ऐसी मशीन जो कि मुझे जो पावर की वैल्यू है, जो मुझे पावर किसी मशीन से जो भी मैं ले रहा हूँ वो हर समय कांस्टेंट हो। ठीक है, चाहे उस सिस्टम की स्पीड चाहे कितनी भी चेंज हो जाए। ओके, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट पावर ड्राइव मोटर। इट मींस दैट कि इस तरह की डीसी मशीन या इस तरह का ड्राइवर सर्किट जो कि हमें कांस्टेंट टॉर्क, मतलब हाई जब टॉर्क हो, ठीक है, एट इट रिक्वायर्ड हाई टॉर्क एट द लो स्पीड एंड द लो टॉर्क एट द हाई स्पीड। ठीक है, विच मीन्स दैट कांस्टेंट हॉर्स पावर एंड लोड, मतलब आपको कांस्टेंट पावर की रिक्वायरमेंट हर समय दे। ठीक है, इस समय हम लोग ये कहते हैं कि इस पर्टिकुलर मशीन के अंदर आपकी जो पावर की वैल्यू होती है वो हर समय कांस्टेंट होती है, चाहे आपकी टॉर्क की वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहे। हम लोगों ने टॉर्क का फॉर्मूला मालूम है, टॉर्क इज इक्वल टू पावर अपॉन स्पीड होता है। ओके, हम लोग ये कहते हैं कि आपका जो टॉर्क मल्टीप्लाई बाय स्पीड का रिलेशन है, कि भी टॉर्क मल्टीप्लाई बाय स्पीड का रिलेशन लें, और हम लोग चाहते हैं कि हमारी पावर की वैल्यू चेंज होती रहे। तो हम लोग जब भी कांस्टेंट पावर ड्राइव की बात करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि जिस रेशो से आपकी स्पीड की डिक्रीज हो रही है उसी रेशो से आपकी टॉर्क की वैल्यू को इंक्रीज होना चाहिए। या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि कभी आपकी लो स्पीड रीजन है वहां पर टॉर्क की वैल्यू हाई हो जाना चाहिए, या फिर जहां पर आपकी टॉर्क की वैल्यू लो है तो वहां पर स्पीड की वैल्यू हाई हो जाना चाहिए। ठीक है, वाइस वैसा भी कह सकते हो कि जब आप किसी डीसी मोटर को आप कभी कम स्पीड में चलाना स्टार्ट करोगे तो वहाँ आपको इंस्टेंटली देखने को मिलेगा कि आपकी टॉर्क की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हो गई है। या फिर आप देखोगे मशीन को एकदम बहुत ही हाई स्पीड में लेके गए हो तो वहाँ पर आपकी टॉर्क की वैल्यू लो मिल जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपको वहाँ पर कांस्टेंट पावर चाहिए होगी। इस तरह की मशीन को हम कांस्टेंट पावर ड्राइव मशीन कहते हैं वहाँ पर हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है दैट इज कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव मेथड। कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव में ये होगा कि आपकी जो टॉर्क की वैल्यू है इट विल बी कांस्टेंट, और ये वापस से फॉर्मूला रहेगा P अपॉन N, जो आपको मैंने फॉर्मूला लगाया। यहाँ पर आपका जो पावर है, हम लोग कुछ भी कोशिश करके आपकी जो टॉर्क है उसको कांस्टेंट रखने की कोशिश करेंगे। इस केस में क्या होगा, जब आपकी स्पीड बहुत ही लो स्पीड में चल रही होगी, 100 RPM चल रही होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ठीक करने के लिए आपकी जो पावर की वैल्यू है एट द सेम टाइम द पावर शुड बी हाई इन द सिस्टम। या फिर हम कह सकते हैं इस तरह की मोटर को एक्सप्लेन करने का एक और तरीका है कि इफ इट रिक्वायर्ड द सेम अमाउंट ऑफ टॉर्क एट द लो स्पीड ओके एज हाई स्पीड, मतलब कि टॉर्क की जो वैल्यू होना चाहिए, चाहे वो लो स्पीड की रेंज हो या हाई स्पीड की रेंज हो, उसकी टॉर्क की वैल्यू मुझे हर समय थ्रू एक जैसी मिलना चाहिए। उससे को हम क्या कह सकते हैं कि हमारे कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव मेथड है। ठीक है, या फिर हम इस केस में कह सकते हैं कि आपका जब स्पीड हॉर्स पावर इंक्रीज होती है तो सिस्टम के अंदर वाइस वर्सली आपकी स्पीड की वैल्यू कम हो जाना चाहिए। ओके, ये वन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट है जो कि हम लोग पढ़ते हैं कांस्टेंट ड्राइव मेथड में। आप लोगों को बताऊंगा प्रैक्टिकली रूप से कि हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो अभी समझने के लिए इतना समझ लीजिए, कांस्टेंट ड्राइव मोटर वो होती है जो कि किसी भी स्पीड रेंज के ऊपर, चाहे वो लो स्पीड हो हाई स्पीड हो, आपकी टॉर्क की वैल्यू हर समय कांस्टेंट होती है इस रीजन के अंदर। ठीक है, इस तरह के जो कांस्टेंट मेथड होती है, ठीक है, इंक्लूड द मोस्ट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एंड रेस्पिरेटरी पंप कंप्रेसर एज
ट्रैक्शन ड्राइव मेथड, मतलब जहाँ पर ट्रैक्शन ड्राइव्स की बात करेंगे, कन्वेयर की बात करेंगे, वहाँ पर हम कांस्टेंट टॉर्क की वैल्यू की बात करते हैं, जहाँ पर की स्पीड आपकी वेरिएबल कितनी भी हो, हम चाहते हैं कि टॉर्क की वैल्यू उस समय एक जैसी ही रहे। ठीक है, इट नॉट द फंक्शन ऑफ स्पीड। ठीक है, और ऊपर वाली वैल्यू बताई कि यहाँ पर हम चाहते हैं कि पावर जो सिस्टम्स को मिल रही है वो समय कांस्टेंट हो, चाहे आपका टॉर्क और स्पीड की वैल्यू वेरिएबल हो तो हमें फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी हम बात करेंगे कहाँ इस तरह के फंक्शन को हम इस्तेमाल करेंगे, और इसकी फिजिबिलिटी और इसका एक्सेस की बात करेंगे, क्यों ये हमारा जो पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट है हमारे सिस्टम के अंदर। ओके, पहले हम बात करें कि किसी भी सिस्टम में स्पीड कंट्रोल अच्छा होना क्यों जरूरी है। तो क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो ट्रांजिशन हो बहुत ही सॉफ्ट हो। इट मीन्स हमको स्पीड आपको बढ़ानी है मोटर के अंदर, जैसे हम लोगों ने आपकी प्रैक्टिकल लैब्स में हमने देखा है कि हम कभी रियोस्टेट के अंदर फील्ड के रेजिस्टेंस को बढ़ाते आते तो स्पीड झट से हमारी बढ़ना स्टार्ट होती है। तो हमें चाहते हैं कि जो ट्रांजिशन स्पीड बढ़ने का बहुत ही स्मूथ हो, हमें मालूम ना पड़े कि स्पीड अचानक बढ़ गई कोई चीज़ की। ओके, ऐसा ना हो कि बहुत सारे हमारे सिस्टम में आपकी आइसोलेशन या आपकी हंटिंग इफेक्ट सिस्टम में दिखाई दे, हम ऐसा नहीं चाहते। मैं इसके बारे में बात करूंगा कि किस तरह से सिस्टम के अंदर आगे हम बात करेंगे कभी सिस्टम को बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर चलाते हैं यूजिंग द फील्ड रेजिस्टेंस, तो हम लोग बात करेंगे कि किस तरह हमारे सिस्टम में हंटिंग आना स्टार्ट होती है। इट मीन्स कि हमारा जो मोटर है वो बहुत ज़्यादा टॉर्क के अंदर वेरिएशन आना स्टार्ट हो जाता है। इट मीन्स कि मेरी मोटर के अंदर आपकी टर्नेशन स्मूथ नहीं होता है। हम बात करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पीड कंट्रोल, इसमें भी जरूरी ताकि हमारी हम चाहते हैं सफिशिएंट डैम्पिंग, हमारा सफिशिएंट स्पीड डैम्पिंग हो। इट मीन्स कि हमारी वेरिएशन ज़्यादा स्पीड में ना है, जब हम स्पीड को बढ़ा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि ऑसिलेशन ज़्यादा ना हो, स्टेडी स्टेट में ज़्यादा पहुंच जाए हमारी मोटर। सेकंड है, थर्ड चीज़ ये चाहते हैं कि हमारे सिस्टम में ओवर वोल्टेज ना पहुंचे, चाहे हम कितना भी सिस्टम में एक्सिस के अंदर रेजिस्टेंस कम करें या फिर रेजिस्टेंस बढ़ा दें, हमारा वोल्टेज जो है उसकी लिमिट से एक्सीड नहीं होना चाहिए। थर्ड चीज, जो हमारा करंट है जो कि आर्मेचर में जा रहा है, फील्ड में जा रहा है, उसकी वैल्यू कभी भी कंट्रोल से बाहर ना हो। ये वन ऑफ द फिनोमेना से जो कि हम लोग लेके चलेंगे स्पीड कंट्रोल, और इसका डिटेल वर्जन समझेंगे। जो पांचों पॉइंट है जो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल ऑसिलेशन नहीं होना चाहिए, हेवी करंट हमारे सिस्टम में होने के कारण क्या नुकसान होता है, किस हम जैसे बताया कि हेवी का भी आर्मेचर करंट होगा सिस्टम के अंदर, तो मैंने आप लोगों को जैसे बताया है सिस्टम के अंदर कि आर्मेचर रिएक्शन होगा, आर्मेचर रिएक्शन होगा तो फील्ड वाइंडिंग का डीमैग्नेटाइजेशन होगा, फील्ड करंट का भी डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है तो कम्यूटेशन भी इफेक्ट होगा, कम्यूटेशन भी इफेक्ट होगा। इट मीन्स के सिस्टम में क्या हो सकता है कि कभी आपका बहुत ज्यादा करंट आ रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप हमारे ब्रशेस को कम्यूटेटर तो उतना हो कि मेरी सिस्टम में शॉर्ट सर्किट और मेरी पूरी वाइंडिंग जल जाए। ठीक है, ये कुछ इफेक्ट हम देखेंगे किस तरह हम सिस्टम के अंदर स्पीड कंट्रोल को इतना लिमिट रखें और कितने अच्छे से कंट्रोल करें कि सारे जो पॉइंट में आपको बताया कि सॉफ्ट ट्रांजिशन होना चाहिए, स्पीड की डंपिंग नहीं आना चाहिए, वोल्टेज कंट्रोल के बाहर नहीं होना चाहिए, करंट इतना ज्यादा भी ना हो कि हमारे अलग अलग जो इफेक्ट है वो भी ना आए, जिसको हम पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो फर्स्ट हमारा जो स्पीड कंट्रोल मेथड, अभी बेसिकली मैंने आपको बताया कि हम दो कंट्रोलिंग मेथड्स, दो मोटर पे काम करेंगे, सीरीज और शंट। उसके पहले मैं आपको इसका बेसिक कंसेप्ट बताने देना चाहता हूँ तीनों चीज का, कि हम किस तरह से आगे हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल, टर्मिनल वोल्टेज कंट्रोल और हमारे फील्ड कंट्रोल करें। इसके लिए मैंने एक बेसिक हमारी मोटर ली, दैट इज आर सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन, जहां पर कि आप लोग देख रहे होंगे कि आपके पास में एक फील्ड करंट के थ्रू कुछ आपने फील्ड वोल्टेज आपने दिया है यहाँ पर, जिस कारण कुछ फील्ड करंट चलना स्टार्ट हुआ है आपकी आपकी फील्ड वाइंडिंग है ना, जिस कारण की कुछ जो फ्लक्स जनरेट हुआ है, जिस कारण की आपका जो कि लग रहा है आपके आर्मेचर करंट। वैसे हमने एक टर्मिनल वोल्टेज प्लस और माइनस हमने लगाया है यहाँ पर सिस्टम के अंदर, जिस कारण की आईए करंट आपका सिस्टम में चलना स्टार्ट हुआ है। इस आर्मेचर का अपना खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज आर ए, और वैसे ही फील्ड का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस आर एफ है। अब इस पर्टिकुलर मेथड में हम लोग क्या करा है, एक एडिशनल रेजिस्टेंस ऐड करा है हमने, और हम लोग ये चेक करना चाह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को ऐड करने से या फिर हमारी इस सीरीज में रेजिस्टेंस को ऐड करने से क्या इफेक्ट आते हैं, उसको हम इस पर्टिकुलर मेथड में देखना स्टार्ट करेंगे। सो एक जो इक्वेशन है जो कि हम लोगों ने पिछले बार हम जो बात कर रहे थे जनरेशन कंट्रोल की, तो वहां पर हमने देखा था कि हम लोग एक बेसिकली बात करते हैं ई बी इक्वल टू के फाइव ओमेगा की बात करते हैं हम लोग, और हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज होता है सेपरेटली एक्साइटेड केस की बात है तो बैक ईएमएफ प्लस आईए आर ए की बात करते हैं सिस्टम के अंदर।
ओके। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस के अंदर हम लोग ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग कि आपका यहाँ पर जो भी बैक ईएमएफ की वैल्यू है उसको हम K5 से रिप्लेस कर रहे हैं सिस्टम के अंदर। और तीसरी इक्वेशन और है हमारे पास में, टॉर्क इज इक्वल टू K5 IA। तो यहाँ पर हमारे पास में जो रिलेशन है वो स्पीड वर्सेस टॉर्क का हम लोग रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं। मैंने आपको उसके पहले कैरेक्टरिस्टिक, 3 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाई थी हर सीरीज के अंदर और स्टंट के अंदर। पहली कैरेक्टरिस्टिक स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट, टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट, और तीसरी हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्पीड वर्सेस टॉर्क। जब भी हम स्पीड वर्सेस टॉर्क का रिलेशनशिप देख रहे थे तो हम लोगों ने इस तरह का इक्वेशन बनाया था जहां पर कि हम लोग बोल रहे थे कि जो आर्मेचर करंट है उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं हमारे टॉर्क अपॉन K5 से रिप्लेस कर सकते हैं सिस्टम के अंदर। तो हमारी जो इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन जो आपको यहाँ पर दिख रही है, इसके अंदर कभी हम लोग रिप्लेस करें टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू EB प्लस DE K5, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग, इंटू RA, ये लिख सकते हैं। अब हमें स्पीड के बीच का और टॉर्क के बीच का रिलेशन चाहिए तो हम बैक ईएमएफ को रिप्लेस कर सकते हैं यूजिंग आर इक्वेशन। इट इज K5 ओमेगा प्लस टॉर्क इज इक्वल टू K5 इक्वल टू R ऑफ A। कभी इस इक्वेशन से हम ओमेगा की वैल्यू को बाहर लिखते हैं यहाँ पर हम लोग, सो वी कैन रिप्लेस दैट विथ टर्मिनल वोल्टेज जो हमारे पास में, इसको हम लोग राइट हैंड साइड में इस पूरी इक्वेशन को हमारे लेफ्ट हैंड साइड लेके जाए तो VT माइनस टॉर्क मल्टीप्लाई बाय RA अपॉन K5 लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास में K5 जो मल्टीप्लाई में उसको नीचे मल्टीप्लाई करें हम लोग, डिवाइड के अंदर लेके आया तो K5 इसका होल स्क्वायर इंटू ओमेगा के फॉर्म में लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग। तो ये हमारे पास में ये जो यही रिलेशन है, इसी रिलेशन को हम लोग यहाँ पर वैलिड करके लेके आए हम लोग यहाँ पर। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम लोग देखें तो आप लोगों को मिलेगा कि यहाँ पर हम लोग इस रेजिस्टेंस को, आर्मेचर रेजिस्टेंस को बेसिकली इंक्रीज कर रहे हैं। जब हम सीरीज में रेजिस्टेंस लगा रहे हैं इट मींस हम एक एक्स्ट्रा एडिशनल रेजिस्टेंस लगा रहे हैं हमारे आर्मेचर के, जिस कारण की क्या इफेक्ट होगा। तो यहाँ पर कभी हम इनिशियली एज्यूम करके चलें कि सिस्टम में जो फ्लक्स है, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर है तो फ्लक्स की वैल्यू कॉन्स्टेंट है। कभी मेरी फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट है, देन वी कैन राइट जो हमारा ओमेगा है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा। इट विल डिपेंड अपॉन द टर्मिनल वोल्टेज माइनस RA अपॉन T। इट मीन्स कभी हमारा सिस्टम के अंदर आर्मेचर करंट जो जा रहा है कभी वो भी कांस्टेंट है तो हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू जैसे इंक्रीज होगी, ओके, इट मीन्स हमारा क्या इंक्रीज होगा, हमारा डेल ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज होगी। ओके, एज द डेल ओमेगा की वैल्यू मेरी जब इंक्रीज होगी सिस्टम के अंदर तो ओवरऑल इफेक्ट की बात करें हम लोग यहाँ पर तो हमारा ओवरऑल जो नो लोड की स्पीड से हमारी जो स्पीड है वो डिक्रीज डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम लोग बात करेंगे जैसे जैसे RA की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हमारा चेंज इन स्पीड कम होते जाएगा, जिस कारण की हमारी ओवरऑल स्पीड कम होगी, जो कि हम लोगों ने हमारे स्पीड रेगुलेशन कर्व से भी हम लोगों ने देखी थी। तो हम लोग यहाँ देखें कि इनिशियली हम लोग इसको लिख सकते हैं सेकंड इक्वेशन से कि हमने एक आर्मेचर के अंदर एडिशनल रेजिस्टेंस लगाया है जिसको हम ओमेगा 2 के नाम से दे रहे हैं। तो जैसे हमने एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाया तो आप लोग यहाँ देखोगे एक पर्टिकुलर सिंपल हमने कहा है कि इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, एट दिस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारा टॉर्क की वैल्यू कांस्टेंट है। तो आप देखेंगे यहाँ पर देन वी कैन राइट दिस, हम लोग बोल रहे हैं कि इस पर्टिकुलर टॉर्क की वैल्यू पे कांस्टेंट, हमने अब मैं आपको जैसे कहा ना अभी कि टॉर्क की वैल्यू हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट टॉर्क की वैल्यू पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारी स्पीड की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। ओके, तो हमने टॉर्क की वैल्यू चेंज जैसे एक ही कांस्टेंट के लिए गई तो वहां देखेंगे जैसे जैसे हम RA की वैल्यू को चेंज करते जा रहे हैं हमारी जो स्पीड की वैल्यू है, लेट अस अज्यूम यहाँ पर हमारी 1500 RPM थी नो लोड के ऊपर, तो नाउ स्पीड विल बी 1400, फर्दर रेजिस्टेंस बढ़ाया तो 1300, फर्दर रेजिस्टेंस बढ़ाया तो 1200 हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे एट ए कांस्टेंट टॉर्क
menu are particularly speed will be decrease in this system। तो यहाँ पर हम बोलेंगे जिस तरह से हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कभी सिस्टम में पुट ऑन करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो हमारा स्पीड की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो हम लोग ये बात करेंगे जब भी हम आर्मेचर, आगे हम लोग बात करेंगे आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल की, जब भी आप लोग बात करोगे तो हम लोग बोलेंगे हम लोग हमारी रेटेड स्पीड से वैल्यू को हम घटाते हैं। यहाँ पर हम लोग we will decrease down our particular speed from rated speed। ओके, तो हमारी आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल कहाँ काम में आएगी, तो जहां हमें रेटेड स्पीड से कम स्पीड चाहिए वहां पर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। सो नेक्स्ट इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ रही है, हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन होगा जो मैं आपको सॉल्व ग्रुप में यहाँ पर बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जब भी हमारे शंट सीरीज में जाएंगे तो मैं डेलिबरेटली ट्राई करूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें मेरे साथ में, वीडियो के साथ में। ओके, एक क्वेश्चन है कि एक डीसी शंट मोटर है, ठीक, जिसका हमने मान के चला है कि वो कांस्टेंट टॉर्क लोड पे चल रही है। जैसे मैंने बोला मैंने आपको, हम मान के चल रहे हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम पे टॉर्क की वैल्यू कांस्टेंट होगी। हमने मान के चला है कि स्पीड है 120 रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है, 120 आरपीएम पे चलती है। आर्मेचर फील्ड का रेजिस्टेंस 1 ओम और 150 ओम है। मोटर ड्रॉ कर रहा है लाइन करंट ऑफ 10 एम्पीयर एट गिवन लोड के ऊपर। तो आप लोगों को ये बताना है, कैलकुलेट करके बताना है कि रेजिस्टेंस डेट शुड बी एडेड टू आर्मेचर सर्किट टू रिड्यूस द स्पीड बाय 50%। कितना हमें एडिशनल रेजिस्टेंस लगेगा कि हमारी जो 1200 आरपीएम की स्पीड से हमारी वो स्पीड 50% रिड्यूस रेट मीन्स उसकी स्पीड 600 आरपीएम हो जाए। सेकंड चीज हमें कैलकुलेट करनी है यहाँ पर, calculate resistance that must be added to armature circuit to operate a motor at holding operate condition। अभी होल्डिंग कंडीशंस क्या होती है वो भी हम लोग समझेंगे अभी। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं इसे, आगे बढ़ते हैं इसे। तो पहला पार्ट की बात करें कि ये सिस्टम है हम लोगों के पास में, आपको बोल रखा था कि 10 एम्पीयर का करंट है। आप लोगों को पहले वाली कंडीशन मैंने कहा है कि यहाँ पर आपका जो टर्मिनल वोल्टेज 150 पे कांस्टेंट है। कभी शंट मोटर का केस है 150 पे कांस्टेंट है तो फील्ड करंट की वैल्यू सेम रहेगी। ओके, फर्स्ट केस एंड सेकंड केस, कभी 150 वोल्ट है और 150 आरपीएम है, देन शुड योर फील्ड करंट शुड बी 1 एम्पियर एंड आर्मेचर आपको लोड करंट तो बोला हुआ है 10 एम्पियर का पहले से। देन आर्मेचर करंट जो सिस्टम से फ्लो होगा IA1 इट इज 9 एम्पियर। ओके, कभी इक्वेशन जो हमारे पास में बैक ईएमएफ की इक्वेशन जो हमारे पास होती है E इक्वल टू K5 ओमेगा और VT माइनस IAR है, इसकी दोनों इक्वेशंस को हम लोग इस्तेमाल करें तो आर्मेचर करंट को इक्वल वैल्यू डेल टॉर्क अपॉन K5। तो यहाँ पर जो पहला करंट और दूसरा करंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम इस पर्टिकुलर केस में हमारी आर्मेचर करंट की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, IA1 इज नॉट इक्वल टू IA2 अभी हमें मान के चल रहे हैं, मगर हमें कहना चाह रहे हैं कि इन एनी केस आर्मेचर करंट जो होता है दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। इस वाली इक्वेशंस को आप लोग यहाँ देखोगे तो मैं आप लोगों को इसके पहले ही बताने की कोशिश कर रहा था जब मैंने आपको कहा था ना कि कांस्टेंट लॉक टॉर्क की हम लोग बात करते हैं तो ऐसा क्यों बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए इट इज अ डेवलप टॉर्क। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि कभी आपके सिस्टम के अंदर कभी आपका जो टॉर्क है जिस पर्टिकुलर वैल्यू पे हम लोग स्पीड का वेरिएशन चेक करना चाह रहे हैं, कभी उसको हम कांस्टेंट मान के चलें। ओके, और मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि हमारे जो टर्मिनल वोल्टेज जो कांस्टेंट है तो K5 और मतलब फ्लक्स एंड टॉर्क बोथ आर कांस्टेंट इन नेचर। कभी दोनों चीज मेरी कांस्टेंट है, यहाँ पर टॉर्क और मेरा करंट, तो फ्लक्स तो मेरा करंट की वैल्यू भी क्या होगी असल में कांस्टेंट होगी। इट मींस IA1 जो कि मेरा पहले बार में आ रहा है, जो पहला रेजिस्टेंस था, और जो बाद में जो करंट आ रहा है जब एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस हमने जोड़ा है, दोनों बार में करंट की वैल्यू क्या होगी सेम होगी। ठीक है, क्योंकि हम जो टॉर्क है जिस टॉर्क के ऊपर हम लोग स्पीड का वेरिएशन देखना चाह रहे हैं उसको हम एक ही मान के चल रहे हैं यहाँ पर। तो हम मान के चल रहे हैं कि IA1 और I2 कांस्टेंट है क्योंकि हमारा डेवलप टॉर्क जिस पे हम लोग बात करना चाह रहे हैं वो भी एक ही है, और फ्लक्स के कांस्टेंट है क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट है मेरा। सो हम लोग यहाँ पर ये बात कर सकते हैं कि हमारा फ्लक्स कांस्टेंट है सिस्टम में, तो ये वाली इक्वेशन से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो फ्लक्स की वैल्यू है वो कांस्टेंट है और यहाँ पर ही फ्लक्स की वैल्यू क्या है कांस्टेंट है। तो आपस में एक दूसरे के डिवाइड में रखें इन दोनों को, तो E1 बाई E2 इक्वल टू K5 कैंसर, तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 आपस में प्रोपोर्शन हो जाएंगे। ये मेरी क्या आती है रेडियन पर सेकंड के अंदर हम लोग बात करते हैं इसको, हम लोग जब ओमेगा की बात करेंगे तो रेडियन पर सेकंड की बात करेंगे, और N1 और N2 की बात करूंगा तो आरपीएम की बात करूंगा।
तो N1 और N2 के टर्म में लिखूँ तो बोल सकता हूँ टर्मिनल वोल्टेज माइनस आई ए आर ए एंड V माइनस आई ए आर ए। इन्हीं दोनों चीज़ों को हम फर्दर लिखना चाहें तो यहाँ पर होगा 1200 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 1200, देन आर वैल्यू जो एडिशनल में हम लेंगे इट इज 7.83। सेकेंड पार्ट था हमारा कि हमें हमारी होल्डिंग के लिए, सिस्टम की होल्डिंग के लिए हमें कितना रेजिस्टेंस ऐड करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो सिस्टम को होल्डिंग के लिए चाहिए, सो हम लोग ने बात की थी K5 ओमेगा, इट इज बैक ईएमएफ जो हमारा होता है वो कांस्टेंट रखना चाहते हैं हम लोग, इट शुड बी 0 इनिशियली पॉइंट के ऊपर हम बात करें तो एडिशनल रेजिस्टेंस जो हमें ऐड करना पड़ेगा 15.67 करना पड़ेगा। ओके ओके ए बी इक्वल टू 0। ओके, होल्डिंग पॉइंट की बात करें जहां पर कि हमारा बैक ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है 0। ओके, इस समय के ऊपर हमारा जो एडिशनल रेजिस्टेंस हमें सिस्टम में लगाना पड़ेगा, कितना लगाना पड़ेगा 15.67। ओके, नाउ सेकंड कंसेप्ट जो कि हम आगे बात करने वाले हैं दैट इज आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल के अंदर हम बात करेंगे कि हमने बात की थी जो स्पीड का फॉर्मूला बताया था n इज इक्वल टू वी टी अपॉन के फाइव माइनस यूर आई ए आर ए अपॉन सॉरी आई ए आर ए डिवाइडेड बाई के फाइव का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। तो हमें बात कर रहे हैं कि कभी हम मान के चले कि जो हमारा टॉर्क है सिस्टम के अंदर और हमारा जो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो फ्लक्स है, तीनों जो क्वांटिटी आपस में कांस्टेंट है सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज है उसको भी हम लोग डिक्रीज करके हमारी जो पर्टिकुलर स्पीड है उसको भी हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये बात करें कि ये जो इक्वेशन आप लोगों को मैं बात कर रहा था कि हमारा आर ए की वैल्यू को कांस्टेंट मान के चले, फ्लक्स को कांस्टेंट मान के चले, हम लोग ये कह रहे हैं कि सिस्टम में जो करंट की वैल्यू है क्योंकि लोड कांस्टेंट है हमारा तो टॉर्क की वैल्यू भी कांस्टेंट रेट में कांस्टेंट लोड टॉर्क मशीन मान के चल रहे हैं हम लोग। तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज को हम लोग वेरी करके इटमें डिक्रीज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी स्पीड की वैल्यू को भी हम लोग डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे इनिशियली कभी सिस्टम के अंदर वापस इक्वेशन जो हमारे पास में थी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 अपॉन माइनस ऑफ लेमडा ओमेगा, ये वैल्यू हमें मान के चलेंगे जो लेमडा ओमेगा है जो ये हमारा वेरिएबल चेंज इन वेरिएबल है ये हर समय कांस्टेंट है। एक एज्यूम्पशन लेके चलो, इनिशियली ये 1500 आरपीएम है। ओके, इनिशियली 1500 आरपीएम है नो लोड की स्पीड। यहाँ पर आर ए की वैल्यू और के फाइव की वैल्यू के कारण इसके अंदर 10 एम्पियर का लॉस आ रहा है इनिशियली। इट मीन 1490 की वैल्यू आपको इनिशियली मिलना चाहिए थी एक पर्टिकुलर स्पीड के ऊपर। तो ये मान के चलिए 1490 के ऊपर आपकी जैसे जैसे टॉर्क की वैल्यू आपकी कांस्टेंट है तो ये आपको मिल रहा है। तो हमें बोल रहे हैं कि ये जो 1500 आरपीएम आपको आगे दिख रहा है ना इसके अंदर हम लोग सिर्फ चेंज लेके आएंगे। इट मीन हम लोग सिर्फ नो लोड की स्पीड के अंदर चेंज लेके आ रहे हैं। तो आपका नेक्स्ट स्पीड क्या होगी, देखो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सिर्फ नो लोड की स्पीड को चेंज कर रहे हैं। इट मीन्स हो सकता है कभी आपने बीटी की वैल्यू को चेंज कर दिया है तो ये बीटी की वैल्यू का 1400 हो गया है, मगर पीछे का जो 10 आपका जो चेंज इन स्पीड है वो हर समय कांस्टेंट रहेगा ओमेगा 02 के टाइम के ऊपर, ठीक है। ओमेगा 03 की बात करें तो वो आपकी स्पीड हो गई है कि आपने 1300 वैल्यू ले लिया आपने, ठीक है। आपका जो पीछे का वेरिएशन है वो हर समय कांस्टेंट है, ये वेरिएशन कांस्टेंट है, बट आगे का जो आपकी जो वैल्यू है नो लोड की वैल्यू है वो चेंज होती जा रही है क्योंकि आपका टर्मिनल वोल्टेज चेंज है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम लोग नो लोड की वैल्यू को चेंज करा रहे हैं। ओके, एक पर्टिकुलर स्टैंड के ऊपर होगा। इस मेथड को क्यों नहीं हम इस्तेमाल करते, सबसे ज़्यादा उसका कारण भी ये है कि हम लोग कभी टर्मिनल वोल्टेज को बहुत ज़्यादा कम कर देते तो एक पर्टिकुलर समय ऐसा आएगा कि आपकी जो नो लोड की स्पीड है वो आपकी 0 के आसपास पहुंच जाएगी। ओके, इस समय आपका कोई भी टॉर्क डेवलप नहीं होगा सिस्टम के अंदर, मतलब ऐसी नो लोड की स्पीड जहां पर कि आपकी टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है, जिस कारण कि इसको बहुत कम टाइम हम लोग इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इसका जो डिक्रीमेंट होता है नो लोड के अंदर होता है। ओके, इसका फर्दर हम लोग एक्सप्लेनेशन जब हम लोग वॉल्ट-लीनियर मेथड हम लोग बात करेंगे तब लोग इसकी हम बात करेंगे। इसके रिस्पेक्ट के अंदर हम लोग ये भी बात करेंगे किस तरह वॉल्ट-लीनियर मेथड जो हमारी है सीरीज और हमारी शंट मोटर दोनों के लिए काम में आती है। थर्ड मोटर इज स्पीड कंट्रोल बाय एडजस्टिंग फील्ड। जैसे मैंने बताया कि आर्मेचर के रेजिस्टेंस से
फ्लक्स से और टर्मिनल वोल्टेज से कंट्रोल हो सकती है। तो हमने आर्मेचर का रेजिस्टेंस कंट्रोल लिख लिया, टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट लिख लिया, थर्ड इज फील्ड रेजिस्टेंस कंट्रोल। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस सेपरेटली एक्साइटेड मोटर के अंदर हमारी इस पर्टिकुलर टर्मिनल वोल्टेज वेरिएशन दे रहे हैं। तो हमारे सिस्टम में जैसे टर्मिनल वोल्टेज के अंदर वेरिएशन आएगा तो यहाँ पर जो फ्लक्स यहाँ पर जा रहा है सिस्टम से, फ्लक्स फाई की वैल्यू है वो भी चेंज होगी। और जैसे मैंने आपको बताया हमारा बैक ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी इक्वल टू के फाई ओमेगा। और इन केस ऑफ योर डीसी मोटर ई बी इक्वल टू बी टी माइनस आई आर है। इट मीन्स आपका जो बैक ईएमएफ होता है किसी भी डीसी सीरीज मोटर के अंदर वो किस चीज पर डिपेंड करता है, कभी सिस्टम के ना मान के चलो कि मेरा टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट है और इसके ऊपर लगने वाला कभी लोड कांस्टेंट है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि मेरा बैक ईएमएफ भी कांस्टेंट है। इट मींस योर बैक ईएमएफ विल बी कांस्टेंट, क्योंकि हम यहाँ पर कोई चेंज नहीं करा रहे हैं, हम सिर्फ चेंज कहाँ करा रहे हैं, बैक ईएमएफ हमारे फ्लक्स के अंदर चेंज करा रहे हैं। तो मान के चल रहे जो टर्मिनल वोल्टेज है वो रेटेड पे चल रहा है और यहाँ पर जो इस पे लोड लगा रखा है मैंने वो एक जैसा लगा रखा है, TL शुड बी कांस्टेंट। कि मेरा लोड टॉर्क कांस्टेंट है तो स्टडी स्टेट पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क कांस्टेंट होगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क कौन कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होता है, तो मेरा आर्मेचर करंट होता है। तो मेरा टॉर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क मेरा कांस्टेंट है तो आर्मेचर करंट की वैल्यू भी कांस्टेंट इन नेचर है। कभी इस सिस्टम के अंदर मेरा आर्मेचर कर, अभी हम आगे बात करेंगे, इसमें आगे फ्लक्स भी आता है, आप लोगों के साथ फ्लक्स के कारण तो चेंज होगा ना, तो हम लोग बात करेंगे कि फ्लक्स का वेरिएशन किस तरह से हमारे फील्ड के अंदर ऑसिलेशंस प्रोवाइड करता है। तो इसकी हम लोग बात करेंगे, इट इज अनदर कंसिडरेशन। अभी आप सिर्फ इस चीज़ों पे इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता यहाँ पर मैं, तो इसे आप इतना मान के चलिए कि आपका जो आर्मेचर करंट है इट शुड बी डायरेक्ट आई, जिस कारण कि आपका आई भी कांस्टेंट है, वीटी भी कांस्टेंट है और आर ए तो होता ही, जितना हम वाइंडिंग लाए उतना रेजिस्टेंस होगा। तो बैक ईएमएफ शुड बी कांस्टेंट इन नेचर। कि मेरा बैक ईएमएफ सिस्टम में यहाँ पर कांस्टेंट इस वैल्यू से, तो हमारा जो स्पीड है सिस्टम के अंदर वो मेरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मेरी किससे, फ्लक्स से, ठीक है। तो सिस्टम के अंदर जैसे फ्लक्स की वैल्यू को आप लोग डिक्रीज करते जाओगे, यहाँ पर सिस्टम के अंदर आपकी स्पीड की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। आप फ्लक्स की वैल्यू को कैसे डिक्रीज कर सकते हो, वी कैन डिक्रीज द फ्लक्स बाय इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस। आप लोग क्या कर सकते हो, सिस्टम का रेजिस्टेंस इंक्रीज कर सकते हो। ओके, कभी आपको फ्लक्स को इंक्रीज करना है तो फ्लक्स ऐसे इंक्रीज करता है, तो उसका एक ही तरीका है, आप ये चीज शंट के अंदर नहीं कर सकते हो। ये जो केस है फ्लक्स को डिक्रीज करने का, ये आप शंट और सीरीज दोनों में इस्तेमाल करोगे आप लोग, ठीक है। शंट के अंदर इस्तेमाल करोगे, सीरीज के अंदर इस्तेमाल करोगे और इसे आप लोग इस्तेमाल करोगे आपके इस सेपरेटली एक्साइटेड के अंदर भी, ठीक है। मगर ये जो फ्लक्स का इंक्रीमेंट का केस है कभी भी हम शंट या सीरीज में इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों, हम वहाँ फ्लक्स को नहीं इंक्रीमेंट कर सकते, क्योंकि हमारा जो फ्लक्स होता है वो बेसिकली किस पर डिपेंड कर रही है, कितना फील्ड करंट जा रहा है सिस्टम के अंदर। इट मीन बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन द टर्मिनल वोल्टेज। कभी आपका टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो आपका आर्मेचर करंट भी इंक्रीज होगा। तो हम ये जो इंक्रीमेंट वाली बात है वो हम सीरीज और शंट के अंदर कभी नहीं पढ़ते, हम सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं सेपरेटली एक्साइटेड मशीन के अंदर, जहां पर कि हम लोग बोलते हैं जैसे फ्लक्स इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। तो मोस्ट कॉमनली इसीलिए कभी हम लोग जब इस फील्ड कंट्रोल मेथड की हम लोग बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि सर सिर्फ और सिर्फ जो फील्ड कंट्रोल मेथड है, कॉमनली तौर पे हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर हम इसके अंदर फ्लक्स को डिक्रीज करते हैं जब भी फील्ड कंट्रोल मेथड की बात करेंगे, जहाँ पर कि हम लोग स्पीड असल में हमारी रेटेड स्पीड से बढ़ाने की बात करते हैं। तो हम लोग तीन मेथड्स की हम लोगों ने बात की। फर्स्ट इज आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, जहाँ पर कि हम हमारे रेजिस्टेंस को इंक्रीज करके रेटेड स्पीड से हम कम चला सकते हैं। सेकंड इज टर्मिनल वोल्टेज कंट्रोल मेथड, जहां पर कि हम लोगों ने भी देखा कि किस तरह टर्मिनल वोल्टेज को इंक्रीज करके जो उसकी नो लोड स्पीड है उसकी वैल्यू को हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं, जिस कारण की ओवरऑल स्पीड डिक्रीज हो। थर्ड इज फील्ड रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड या फील्ड वोल्टेज कंट्रोल मेथड, जहां पर कि हम स्पीड को उसकी रेटेड स्पीड से बढ़ा सकते हैं। ये तीन मेथड्स है, तीनों के अपने अपने काम है, ठीक है। तीनों के बारे में देखेंगे, जैसे मैंने आपको कहा ना कांस्टेंट लोड टॉर्क मेथड, कांस्टेंट पावर मेथड, हम लोग बात करेंगे। जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि फ्लक्स के वेरिएशन से आपका कितना ज़्यादा ऑसिलेशंस प्रोवाइड होते हैं, किस तरह सिस्टम में हम लोग इफिशिएंसी की बात करते हैं, ये सब हमारा पॉइंट ऑफ कन्वर्जन रहेगा इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं किस तरह से सिस्टम के अंदर आपका
लोड टॉर्क कांस्टेंट के ऊपर, जैसे सिस्टम के अंदर हम लोग फ्लक्स की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पर, व्हेनेवर भी ये कभी हमारा नो लोड की वैल्यू कांस्टेंट है और फ्लक्स की वैल्यू को जैसे इंक्रीज करते जा रहे हैं यहाँ पर सिस्टम के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी स्पीड की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, देखेंगे आप लोग ये बढ़ता जा रहा है हमारा, ठीक है। हमारा एक तो नो लोड ही बढ़ेगा क्योंकि फ्लक्स बढ़ रहा है हमारा यहाँ पर, तो ये ओवरऑल जो नो लोड की वैल्यू वो तो बढ़ेगी ही सही आपकी। इसके साथ में ये जो स्पीड है आपका, जो ये डेल ओमेगा है, इसकी वैल्यू भी आपकी इंक्रीज होती जाएगी, जिस कारण की क्या होगा कि ओवरऑल आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड चेंज हो जाएगी। तो यहाँ बोलते हैं कि आपका जो ओमेगा का चेंज है, एक तो हमारी नो लोड जो स्पीड है, ठीक है, उसके अंदर चेंज कराता है, प्लस आपका जो रेट चेंज इन स्पीड है उसको भी चेंज कराता है, उसको भी इंक्रीज कराता है, जिस कारण की ओवरऑल स्पीड के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं आपके सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पर देखेंगे, देखो नो लोड की स्पीड भी आपकी इंक्रीज हो रही है, यहाँ देखो आप लोग, क्योंकि हो रही, क्योंकि ये फ्लक्स आपका चेंज हो रहा है यहाँ पर आपका। और आप यहाँ पर देखोगे आपकी इस ये जैसे ये देखो यहाँ पर, मगर आपका स्पीड का वेरिएशन जो दिख रहा है, डेल स्पीड का चेंजेस ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि आपका ये भी दिख रहा है, ये डिक्रीजमेंटल डेल ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसका एक एग्जांपल लेते हैं और आज के टॉपिक को यही खत्म करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम लोग शंट मोटर उठाएंगे, उसके हम सी और उसके वापस फील्ड और आर्मेचर कंट्रोल की बात करेंगे। तो न्यूमेरिकली कहता है कि एक 150 वोल्ट के डीसी शंट मोटर है, उसको कांस्टेंट लोड टॉर्क पे वापस चलाए 1200 आरपीएम पे, पिछले वाला क्वेश्चन है जहां पर कि 2 ओम रेजिस्टेंस से फील्ड का, आर्मेचर का, और 150 हमारा है फील्ड का। मोटर ड्रॉ 10 एम्पियर करंट कर रहा है, आपने एक एडिशनल एज्यूम करके चलो कि यू एड एडिशनल रेजिस्टेंस फील्ड सर्किट करना, जिस कारण की आपकी ओवरऑल फील्ड की वैल्यू 20% रिड्यूस हो गई है। इट मीन्स जो फ्लक्स जो 5.2 है वो पहले वाले फ्लक्स से कितना रिड्यूस हो गया, 80% रिड्यूस हो चुका है। ओके, योर 5.2 विल बी 0.8 ऑफ 5.1, ठीक है, ये रिलेशन में दिया है आपके। और आपको ये कैलकुलेट करके बताना है व्हाट शुड बी द आर्मेचर करंट, मोटर स्पीड एंड कितनी वैल्यू हमने ऐड करी रेजिस्टेंस को, कितना हमारा सिस्टम में लॉस हुआ है। तो ये आपका शंट का मोटर है, शंट मोटर है, जहाँ पर कि आपके पास आर है फील्ड रेजिस्टेंस डिनोट कर रहा है, आर है आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस डिनोट कर रहा है, ये आपका बैक ईएमएफ है सिस्टम के अंदर, शंट के अंदर टर्मिनल वोल्टेज आपने दिया हुआ है। तो यहाँ पर बात करें 9 एम्पीयर वापस आपका आर्मेचर करंट आया फर्स्ट केस के अंदर। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने बात की कि सिस्टम के ना लोड टॉर्क, डेवलप टॉर्क की वैल्यू हमारी कांस्टेंट है, ठीक है, एक ही वैल्यू पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो K1 और I1 की वैल्यू आपस में इक्वल रहेगी। यहाँ पर सिस्टम के अंदर हम लोग जैसे फ्लक्स का चेंजेस करेंगे तो यहाँ पर मेरे आर्मेचर के अंदर करंट के अंदर भी चेंजेस आएंगे। सो आर्मेचर करंट चेंजेस कैन बी गिवन एज 11.25, यहाँ पर सिस्टम में बता सकते हैं। देन क्योंकि आर्मेचर के चेंजेस हमें बता दिए, तो यहाँ पर हम लोग बैक ईएमएफ के अंदर कितना चेंज आएगा वो बताएंगे, जिस कारण के हमारे जो नेट स्पीड का जो चेंज है पर 1200 से कितना हो जाएगा, 1214.88। ओके, नाउ in next lecture we will continue about the speed control of DC motor. If any case you have any doubt regarding this particular topic, you can WhatsApp me or you can message me regarding this from any phone call. So now we will we will stop this particular lecture now. Okay, you will see this particular video and I will upload some numericals on this particular video lectures after this, because this is a very long and very important topic, तो इसको थोड़े टुकड़ों टुकड़ों में करने की कोशिश हम लोग करेंगे। So thank you all of you and happy Dashera and happy Diwali all of you. Thank you guys.